तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का जो पांचवा सब टॉपिक था विजुअलाइजिंग इमेज, उसको देख लेते हैं। कहता है व्हाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैच्यू, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। कि जब किसी रूलर को पोर्ट्रेट करना, उसका चित्रण करना या उसका स्टैच्यू बनाना जब आसान था, तो क्यों, कैसे एक नेशन को फेस दिया जाने लगा, एक राष्ट्र को जो है वो एक चित्रित किया जाने लगा, राष्ट्र को एक फेस दिया जाने लगा। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग अ नेशन। 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो आर्टिस्ट थे, वो एक नए तरीके से जो नेशन है उसको पर्सनिफाई करने के लिए ये कार्य जो है इन्होंने स्टार्ट किया, राष्ट्र को एक फेस देना शुरू किया। In other words, they represent a country as if it were a person. दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो अब जो एक देश है उसको एक व्यक्ति के समान उसको रिप्रेजेंट करने लगे। नेशंस was then portrayed as family figure। और इस समय जो नेशंस थे उन्हें एक महिला का जो फिगर है उसके रूप में चित्रित किया जाता था, जैसे कि हम लोग देखते हैं भारत माता का जो चित्र है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। तो इसमें भी जो भारत एक राष्ट्र है, एक नेशन है, एक कंट्री है, उसे फीमेल फिगर दिया गया। और ये जो कंसेप्ट है फीमेल फिगर का, ऐसा लगता है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो वहीं से निकल कर आया है। The females from that was chosen to personify the nations did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. That is, the female figure becomes an allegory of nation। कहता है कि ये जो फीमेल फिगर है जिसको चूज किया गया था पर्सनिफाई करने के लिए किसी नेशन को, वो किसी कोई पार्टिकुलर महिला का जो रियल लाइफ है उसके जैसा वो महिला नहीं थी, बल्कि ये जो था वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, ताकि राष्ट्र के प्रति लोगों का जो समर्पण है उसको दिखाया जा सके और लोगों को राष्ट्र से अटैच किया जा सके। ये जो फैमिली फिगर था वो उस नेशन के लिए एक एलोगरी बन गया। एलोगरी क्या है? तो कहता है कि एलोगरी है व्हेन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, for instance, greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing. An allegory story has two meanings, one literal and one symbolic। कहता है कि जो एलेगोरी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसमें जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, एनवी है, ग्रीड है, इन सारी चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये जो एलिगोरिकल स्टोरी है उसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो लिटरल, मतलब एक उसमें कुछ एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि उसके माध्यम से कुछ जो समाज है, समाज के सामने कुछ प्रस्तुत किया जाता है, मतलब समाज को एक शिक्षित करने का काम किया जाता है। और दूसरा सिंबॉलिक, मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं उस फिगर में जो कि राष्ट्र को एक अलग दिशा देने का कार्य करते हैं। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय भी फ्रेंच के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलेगोरी को पोर्ट्रेट किया था, ताकि जो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक का आइडिया है उसको जन जन तक पहुंचाया जा सके। The ideas were represented थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल। और ये जो आइडिया था वो लोगों तक कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और कुछ स्पेसिफिक जो सिंबल्स थे उनके माध्यम से पहुंचाया जाता था। एज यू वुड रिमेंबर्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन्स, व्हाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड ओल्ड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल। आपको ये भी याद होगा कि
जो लिबर्टी को दिखाने के लिए जो भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल यूज किया गया था वो रेड कैप था। रेड कैप जो था वो यूरोप में लिबर्टी को शो करने का एक चिन्ह बन गया था, एक प्रतीक बन गया था। उसी के समान ब्रोकन चेन ये दिखा रहा था कि भाई सारे लोग आजाद हैं, कोई बंधन में नहीं है, कोई किसी के का गुलाम नहीं है और सारे लोग जो है वो आजाद हैं। तो ये जो ब्रोकन चेन और रेड कैप है वो एक प्रकार से लिबर्टी को दिखाने का एक माध्यम था। तो दूसरी तरफ जो जस्टिस है, तो जस्टिस को दिखाने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, जो कि मतलब आंख पे पट्टी बंधा हुआ महिला, जो कि एक वो तराजू लिए हुए अपने हाथ में होती है और दोनों तरफ वो वेटेड बराबर होता है। आज भी आप देखते हैं ये जज साहब होते हैं, उनके सामने वो फिगर जो है वो आपको देखने को आसानी से मिल जाता है। आंख पे बंधा हुआ पट्टी महिला और हाथ में तराजू ली हुई है। तो ये जो सिंबल है वो जस्टिस को दिखाने के लिए उस समय का जो यूरोप था वहां पे ये प्रचलित हुआ, ये एक सिंबल था। तो कहने का मतलब है कि इन सिंबलों के माध्यम से जो लिबर्टी है, जस्टिस है, उसको रिप्रेजेंट किया जाने लगा। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent a nation। और इसी प्रकार का जो allegories है वो इन्वेंट किया गया 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उनके द्वारा भी, ताकि नेशन को रिप्रेजेंट किया जा सके। इन फ्रांस सीबाज Christians marrying a popular Christian's name which underlined the idea of the people's nation। फ्रांस में ये एक महिला है क्रिस्टियन मैरिन, और ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। और कहता है कि इससे क्या हुआ कि इन्होंने एक मतलब इस महिला के फिगर के द्वारा ये अंडरलाइन किया गया कि आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, कि भाई राष्ट्र जो होगा वो लोगों का राष्ट्र होगा, जो लोग जैसा चाहेंगे उस प्रकार का राष्ट्र होगा, जहाँ सारे लोगों को स्वतंत्रता होगा, लिबर्टी होगा, इक्वेलिटी होगा, फर्टर्निटी होगा। तो इस प्रकार का जो आइडिया है उसको प्रस्तुत करने के लिए इस फीमेल फिगर को प्रस्तुत किया गया। Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic। The red cap, the tricolor, the cockade, कहता है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो महिला है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिया गया है लिबर्टी और रिपब्लिक से। जैसे रेड कैप के साथ इनको दिखाया जाना, ट्राइकलर के साथ दिखाया जाना, कॉकेड के साथ इनको दिखाया जाना। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ जो भी फीमेल्स फिगर बनते हैं, चाहे भारत माता का हो या इससे पहले भी, अगर आप देवी देवताओं का भी चित्र देखते हैं तो देखते हैं कि भाई उनको अलग अलग चिन्हों से एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुसज्जित दिखाया जाता है। A statue of Marinese were created in public squares to remind the public of the nation's symbol of unity and to pursue them to identify with it। ये जो स्टैचू था मैरिनी का, वो लोगों के सामने, जो लोगों का पटल है वहां पे इसलिए लाया गया था ताकि पब्लिक में एक जो नेशनल सिंबल है यूनिटी का वो डेवलप हो सके और इनको जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन मिल सके। मैरिनी इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टोन्स। और अब धीरे धीरे क्या होने लगी कि जो मैरिनी का इमेज है उसको कॉइन्स और स्टोन पे भी उनका जो चित्र है उसको मार्क किया जाने लगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई भारत का जो रुपया है उस पर भी अलग अलग प्रकार के जो चिन्ह हैं, जो मार्केशन है, नोट है तो उस पर गांधी जी का फोटो है। ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो इसी से प्रभावित होकर लिया गया है। और क्योंकि इससे पहले भी अगर आप एंशिएंट पीरियड में भी चले जाएं तो उस समय भी जो है वो इस प्रकार का प्रचलन था कि जो सिक्के होते थे उसके आगे पीछे इस प्रकार के चिन्ह दिए जाते थे, जैसे राजा का चिन्ह या जैसे आप सिंधुगुप्त का पढ़ते हैं व्याघ्र विहंता, बाघ को मारते हुए चित्र, बहुत सारे जो राजा हैं उनके सिक्कों पे देवी देवताओं का चित्र। तो
ये जो सिक्के हैं और उस पर जो चित्र बनाए जाते थे वो हमें उस समय के लोगों के बारे में भी जानकारी देने का कार्य करते हैं। हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स को माने जाते हैं। सिमिलरली जर्मनिया बिकम द एलोगेरी ऑफ द जर्मन नेशन, और इसी तरीके से जो एक जर्मेनिया है, ठीक है, वो जैसे मैरिन बन गई फ्रांस का एक आप कह सकते हैं कि फ्रांस का एक एलोगेरी बन गई, उसी प्रकार से जर्मेनिया जो है वो जर्मन नेशन का एक एलोगेरी बन गई। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वर अ क्राउन ऑफ ओक लिव्स एज द जर्मन्स ओक स्टैंड फॉर हेरोइज्म। जब अगर आप देखते हैं कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें जो जर्मेनिया है वो बियर किए हुए हैं क्या, तो क्राउन ऑफ ओक लिव्स का जो बना हुआ क्राउन है उस पे ये विराजमान है, क्योंकि उस समय जो ओक था वो जर्मनी में हीरोइज्म को स्टैंड करता था। मतलब हीरोइज्म करने का मतलब कि उसको सबसे अच्छा और सबसे पवित्र माना जाता था, उसका एक अपना विशेष महत्व था, तो इसलिए इनको जो है वो क्राउन ऑफ ओक लिव्स पे दिखाया गया।